हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज जैसा कि 25 अप्रैल का हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। तो आज ये जो वीडियो है ना, ये आपका दो पार्ट में आज बनेगा। ठीक है ना, दो पार्ट में बनाएंगे और इसका देखते हैं हम लोग। जैसे न्यूज़, ज़्यादा न्यूज़ तो है नहीं, 17-18 न्यूज़ है, तो इसको क्लियर कर लेंगे आज के पेपर में दो दो वीडियो करके। ठीक है, तो दोनों को शेयर करना है। ठीक है ना, दोनों को शेयर करना है, दोनों को लाइक करना है। तो पहला न्यूज़ हम लोग देखते हैं कि कुछ अंतराल के बाद क्या हो रहा है कि बहुत बहुत अंतराल के बाद ये हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे जो है ना, इसको मतलब कि फिर से दोबारा चालू किया जा रहा है। हाउस होल्ड कंज्यूमर मतलब कि एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है ना, इसका नाम क्या है? हाउस होल्ड ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नेशनल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा। ठीक है ना, ये किसके अंडर में आता है? किस मिनिस्ट्री के अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक इसके अंडर में आता है। तो एनएसओ क्या करेगा? जारी कर रहा है ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, है ना। और ये शुरू होगा जुलाई से, और जो लगभग में नेक्स्ट ईयर तक चलेगा, नेक्स्ट ईयर के जून जुलाई तक चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1-1.5 साल के बाद अंतराल पे आपका जारी किया जाता है, उसका जो ऑफिशियल आपका जो डाटा रहता है वो जारी किया जाता है। हालांकि ये एनएसओ के द्वारा ना हर 5 साल में जारी किया जाता था। एनएसओ के द्वारा ये क्या किया जाता था? 5 साल के अंतराल पे जारी किया जाता था, 5 साल के अंतराल पे। लेकिन इसके पहले जो ना, ये 2011-12 के समय में आ करके वो उसके बाद से अभी तक आया नहीं है, नेक्स्ट वाला जो हुआ नहीं है। इसके पहले हुआ था बीच में 2017-18 के बीच में, 2017-18 के बीच में ये जारी किया गया, सर्वे किया गया था। लेकिन जो डाटा है, डाटा जो है ना आपका पब्लिक नहीं किया गया था। पब्लिक नहीं किया गया था, कारण बताया गया था कि डाटा क्वालिटी में इशू है, इस कारण से जारी नहीं किया गया था। जो इसका लास्ट सर्वे हुआ था 17-18 में, तो डाटा पब्लिकली आया ही नहीं। इसके पहले पब्लिक कब हुआ था? 2011-12 के समय में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सर्वे क्या है? मतलब कि ये सर्वे क्या करता है, किस बीच में होता है? जुलाई से लेकर के जून के बीच में। और ये जो है कंप्लीट होने का समय दिया जा रहा है कि जून 2023 तक कंप्लीट होगा। और ये क्या करता है? ये एस्टिमेट करता है, ठीक है ना, एस्टिमेट करता है, मूल्यांकन करता है कि मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, कितना खर्च किया जा रहा है, हाउस होल्ड इनकम हुआ उसका कितना खर्च हो रहा है। ठीक है ना, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जैसे कि कंज्यूमर का क्या आता है? रिटेल इन्फ्लेशन, है ना, सीपीआई जैसे आता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, उसी तरह से आपका एक्सपेंडिचर कंज्यूमर के द्वारा किया गया खर्च, इसको मतलब कि दिखाया जाएगा इस सर्वे के द्वारा। और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड पर्सन ओवर डिफरेंट एमपीसीई क्लासेस, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वर्गीकरण किया जाएगा इसका, हर एक हाउस होल्ड के पर्सन का, जो कि डिफरेंट जो आपका मंथली पर कैपिटा इनकम रहेगा, इसका खर्च किया जा रहा है, उनके तरफ से उसका वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे कि सामान्य तौर पे देख लेते हैं कि 10 घर है, ठीक है ना, तो सभी घर से कितना कितना खर्च हो रहा है, उसका एवरेज रखा जाएगा। 2-3 घर का मतलब कि सभी का अलग अलग वर्गीकरण किया जाएगा कि कुछ 50 रुपया खर्च कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं तो 50 रुपया खर्च कर रहे हैं, कुछ 100 कमा रहे हैं तो 20 रुपया ही खर्च कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं 1 लाख रुपया तो 50,000 खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकम के साथ साथ क्या है, खर्च भी यहाँ पता चलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये बहुत दिनों के बाद जारी हो रहा है, तो मे भी हो सकता है कि इससे आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे कि सिंपल वे में पूछ सकता है कि आपका ये जो है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो जारी किया जाता है, इसका डाटा किसके द्वारा जारी किया जाता है, या फिर किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। और मंत्रालय कौन सी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है ना, सांख्यिकी मंत्रालय। और इसमें बस यही खबर तो यही है। बाकी थोड़ा सा इसका ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ये कटिंग पढ़ लीजिएगा, कटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम जो मतलब कि कराते हैं वो तो कराते ही हैं, लेकिन कुछ इसलिए आपके लिए छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए कि ताकि आपका हैबिट बन सके इस चीज़ में। ठीक है, इसका हैबिट आप में बन सके कि आप खुद से भी कर रहे हैं।
तो जनरली यहाँ क्या है, जैसे कुछ दिया नहीं है, जैसे व्हाट इज़ इट इसके बारे में बता दिया है कि यूजुअली कैरी आउट एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में होता है। द सर्वे हेल्प एक्सेस पॉवर्टी लेवल, इसमें क्या है, गरीबी की मतलब कि एक लेवल दिखाया जाए, पता चलता है, ठीक है ना, कि गरीबी कितना है, और कंजम्पशन पैटर्न दिखाया जाता है कि कितना उपभोग किया जा रहा है, ठीक है ना, अक्रॉस द कंट्री, मतलब कि देश में कितना गरीबी है ये भी पता चल जाएगा, और कितना उपभोग किया जा रहा है ये भी पता चल जाएगा। एज रिबेस जीडीपी कैलकुलेशन एंड रिबेस जीडीपी कैलकुलेशन, ये क्या करता है, जीडीपी कैलकुलेशन को भी रीबेस करता है, मतलब कि जीडीपी जो आंकड़ा जो मतलब कि अलग अलग आता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, तो उसमें जो है क्या करेगा, ये आपका रिकैलकुलेशन करने में मदद करेगा, ठीक है ना। तो जीडीपी बढ़ रहा है तो खर्च भी बढ़ रहा है, तो इसके कारण से आपका उपभोक्ता और उपभोग के बीच में आपका जो उत्पादक जो है उसके बीच में आपका ये करता है, बैलेंस करता है, ठीक है, उस डाटा को। और इस बीच में आपका 2017-18 में आया था, लेकिन डाटा पब्लिक नहीं किया गया, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। क्वालिटी कंसर्न के हिसाब से क्वालिटी कंसर्न इशू दिया गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट खबर पे हम लोग चलते हैं। तो एक तरफ देश में जो वायलेंस हुआ, कुछ अराजक तत्व थे, फिर उसके बाद जो है सौहार्द का रूप भी देखने को मिलता है। तो देश में अभी सौहार्द ख़त्म नहीं हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का घोषणा करते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला गया, भारत माता की जय कहते हुए, है ना। देश का तिरंगा लेकर के आपका फ्लैग मार्च निकाला गया जहांगीरपुरी में ही, ठीक है, जहाँ पे आपका डिमोलिश किया गया था बहुत सारा घर, लेकिन फिर भी आपका ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, देखने में हमको अच्छा लगा, इस कारण से शामिल कर दिए। बाकी आपका नेक्स्ट खबर है सीजीआई रमन्ना क्या हो रहे हैं, मतलब कि कंप्लीट कर लिए 1 साल का, जो हमारे सीजीआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब, इन्होंने 1 साल का टेन्योर कंप्लीट कर लिया है अपने सीजीआई के रूप में, ठीक है। तो इनका कुछ केस यहाँ नाम दिया गया है कि केस जो है वो जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम में आए तो वो सुधार कर दिए, मतलब बहुत सुधार किए, मतलब कि रिकॉर्ड 9 कॉलेजियम को सिलेक्ट किए। इसके पहले जो आपके चीफ जस्टिस थे तो वो एक भी नहीं कर सके थे, बाकी इन्होंने आ करके 9 कॉलेजियम का एंट्री करवाया, ठीक है ना। तो कॉलेजियम सिस्टम देख लेना है आपको। और फिर उसके बाद इसमें इस कॉलेजियम में एक बीवी नगरत्ना भी थी, जो कि आपका ये थी वुमेन जज है ना, और फर्स्ट वुमेन मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के कगार पे हैं, बीवी नगरत्ना। तो कॉलेजियम सिस्टम में है, इस कारण से वो फर्स्ट आपका सीजीआई बन भी सकती हैं इन फ्यूचर। बाकी इनके जो मेन केस रहे हैं तो उसमें से देख सकते हैं कि कुछ पेगासस के केस रहे हैं ना, जिनकी सुनवाई की। और फिर देखते हैं कि कम्युनल मतलब कि जो लोकल लेवल पे कम्युनिकेट करते थे बहुत सारे इधर उधर जो है, अब देश के विभिन्न भागों में जा कर के वहाँ से आपका कोर्ट के लिए, मतलब कि जस्टिस मतलब कानून के प्रति विश्वास जलाने के एक तरह से वो अपील करते रहे हैं, ठीक है ना, कि कानून में विश्वास रखा जाए, है ना। तो कानून भी आपका साथ देगा, ऐसा उन्होंने बहुत जगह कहा है। तमिलनाडु गए थे, तेलंगाना गए थे, तो ये सब बहुत जगह उन्होंने जा के इस तरह से किया। बाकी और कुछ हायर टॉपिक थे जो कि उनका मतलब कि उनके रहते हुए जो है कुछ सुधार हुआ, जैसे कि पुअर टू इंक्लूसिवनेस, रिमूवल ऑफ लैंग्वेज बैरियर, इस तरह के मुद्दों को उन्होंने उठाया। प्रेजेंस ऑफ मोर वुमेन इन लीगल प्रोफेशन ऑफ जुडिशरी, है ना, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। इम्प्रूव ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर्ट का जो आपका बाउंड्री रहता है या कोर्ट जो अंदर में रहता है तो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना मजबूत करने के बारे में भी इनका ऊपर इन्होंने काफ़ी दबाव डाला है सरकार के ऊपर। और कुछ केस जिसके बारे में इनके लिए चैलेंजेस था, जैसे कि सेडिशन लॉ, है ना, सेडिशन लॉ है, उनके बारे में चर्चा की इन्होंने। और कुछ पेंडिंग केस है जो कि अभी तक मतलब कि इनके सामने हो सकता है कि ये हो जाए, जैसे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का है ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का केस भी ये सुन रहे हैं। और इसके बारे में जो है मतलब कि चर्चा चल रही है, उसका लिस्टिंग किया गया है। देखते हैं सेडिशन इलेक्ट्रोल बॉन्ड का किस तरह से आपका जजमेंट आता है।
और फिर नेक्स्ट खबर है आपका आईआर से है, ठीक है ना, आईआर से है, इंटरनेशनल रिलेशन, कुछ जियोग्राफी की भी है, इसको आप देख लेना है। अर्जेंटीना जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे यस्टरडे में कि कमीशन फॉर द डायलॉग बनाया गया था, कमीशन फॉर द डायलॉग बनाया गया है किसके तरफ से, अर्जेंटीना की तरफ से। तो किस इशू पे, यूनाइटेड किंगडम से फॉकलैंड आइलैंड के इशू पे, ठीक है ना, फॉकलैंड आइलैंड के बारे में बातचीत विवाद सुलझाने के लिए आपका अर्जेंटीना द्वारा क्या किया गया है, एक कमीशन तैयार किया गया है, कमीशन फॉर डायलॉग। और इसमें क्या हुआ कि इंडिया का थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, इसमें अर्जेंटीना को इंडिया का सपोर्ट मिल रहा है। बाकी आपका ये दिया गया है कि ये वाला जो कमीशन का है फर्स्ट इनॉग्रेशन डे पे मतलब कि बातचीत हुआ तो उसमें मिले हैं, ये आप देख रहे हैं जयशंकर साहब के साथ वहाँ के जो हैं अर्जेंटीना के मिनिस्टर हैं, ठीक है। फॉकलैंड क्या है इशू, ये देख लीजिए, आप मैप देख लीजिए, ये अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना ये हुआ, ये अर्जेंटीना है। तो ये अर्जेंटीना जो है ना, इसके इस जगह में मतलब कि आपके ईस्ट में है ना, ईस्ट में जो अटलांटिक आइलैंड है, वो ओशियन, अटलांटिक ओशियन है, उसके उसी के पास इस जगह आपको दिख रहा है, ये फॉकलैंड आइलैंड है, इसका ये बड़ा स्वरूप है। तो ये 1982 के वॉर में क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए ये सब प्रेजेंस जो है ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये अर्जेंटीना ट्रूप है, अर्जेंटीना की ट्रूप्स यहाँ पे आई हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया और ब्रिटिश जो है ना यहाँ पे आकर के फिर आपका ये कॉलोनियल मतलब कि ये बसा लिए गए, ठीक है ना। पहले से ही था ब्रिटिश का यहाँ पे कुछ मतलब कि हिस्सा था, लेकिन फिर उसके बाद यही आपका जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे एडवांटेज ले लिए, इसके इसी के को बात विवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा सुलझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस एरिया में है अर्जेंटीना का, ये अटलांटिक ओशियन में। फॉकलैंड के बारे में पूछा जा सकता है ज्योग्राफिकल में, पीटी में भी आ सकती है। और इसके बाद ये फॉकलैंड साउंड आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ठीक है ना। और ये ईस्ट हो गया, ईस्ट फॉकलैंड हो गया, और ये वेस्ट फॉकलैंड हो गया है, ये आप देख रहे हैं जो, ठीक है ना। स्पीडवेल आइलैंड इस जगह है, स्पीडवेल आइलैंड से भी पूछ सकता है, वेडल आइलैंड भी है, ठीक है ना। और ये फाल्क वे कहलाता है ना, फाल्क वे भी कहलाता है। तो ये इस ज्योग्राफी को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में अपने शेयर कर दिया है, टेलीग्राम लिंक जो ग्रुप है तो उसमें शेयर कर दिया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी फिर उसके बाद एक पाली इलाका है जम्मू कश्मीर में, है ना, पाली इलाका है, वो जो गांव है वो पहला गांव बना है आपका जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में पाली गांव है जो कि क्या बन गया है, फर्स्ट पंचायत इन द कंट्री टू बिकम कार्बन नेचुरल, है ना। यहाँ पे कार्बन नेचुरल का पहला मतलब कि ये बन गया, पंचायत बन गया। कार्बन नेचुरल से मतलब क्या है, वहाँ पे जो एनर्जी मतलब कि बिजली आ रही है वो आपका जीरो, नेट जीरो कार्बन के अनुसार आ रहा है उस जगह। सोलर एनर्जी से वहाँ पे क्या किया जा रहा है, एनर्जी जनरेट किया जा रहा है। तो सोलर एनर्जी से जनरेट किया जा रहा है तो वहाँ पे कार्बन का कोई रोल है नहीं, कार्बन का रोल नहीं है, तो कार्बन नेचुरल बन गया, है ना। तो ये एक तरह से जैसे कि ग्लासगो में हम लोग ये जा कर के किए हैं, ग्लासगो में जो आपका घोषणा करके आए हैं पंचामृत का, तो उसी के मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप आपको इस जगह दिखेगा कि देश को, पूरे देश में कार्बन नेचुरल के एनर्जी मतलब कि बनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, 2040 तक कर लेंगे। और उसके बाद आपका नेट जीरो कब हासिल कर लेंगे, 2070 तक। 2040 तक क्या हो जाएगा, 45% मतलब कि 45% आपका सोलर एनर्जी से रहेगा। दो 2040 तक आपको कंप्लीट करना है ना, जो टारगेट रखे हुए हैं। बाकी उसके बाद पाली विलेज याद रखना है, और सांबा डिस्ट्रिक्ट में है ये याद रखना है, कार्बन नेचुरल हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पीएम साहब आए थे, तो पीएम साहब यहाँ पे कुछ घोषणाएं भी की, 20,000 करोड़ के लगभग में 20,000 करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। 20,000 करोड़ की घोषणा की गई है परियोजना की। बाकी ई स्वराज की उन्होंने चर्चा की, जिसमें कि क्या होता है, मोड ऑफ पेमेंट है जो कि मेक का क्या करता है, पंचायत को मजबूत करता है, ठीक है।
और पंचायत, सभी पंचायत को उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है कि टू सेग्रीगेट वेस्ट एट द डोर स्टेप एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र को रोकने के लिए उन्होंने आग्रह किया है, उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर को रोक करके क्या करें, वेस्ट ऑफ मतलब कि उससे आपका बायो, एक तरह से बायोकेमिकल का यूज करें, है ना, बायो फर्टिलाइज़र का यूज करें। तो ये थी पाली विलेज थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं एक और, नेक्स्ट देखते हैं आपका खबर जो हेल्थ से रिलेटेड है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। तो गावी, जैसा कि जानते हैं गावी क्या है, आपका यूनिसेफ और इसका प्रोग्राम है, ठीक है ना। जैसे कि यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है, CPI भी इससे जुड़ा हुआ है, OPS भी जुड़ा हुआ है और गावी खुद जुड़ा हुआ है। तो कोवैक्स प्रोग्राम है एक, क्या है, कोवैक्स। तो कोवैक्स जो प्रोग्राम है ये क्या है, कोवैक्स के थ्रू क्या होता है, किसी कंट्री को मतलब कि दिया जाता है, आपका वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है ना। तो वैक्सीन देने का क्या है कि इसका पर्पस है कि किसी जिस देश को दिया जा रहा है, किसी कंट्री को अगर दिया जा रहा है तो कंट्री में कम से कम उनका कहना है कि 20% जो है ना उनको वैक्सीन दिया जाए, ठीक है ना, 20% वैक्सीन दिया जाए, तो फ्री में दिया जाए। तो 20% वैक्सीन देने का मतलब क्या है कि उसका बहुत खर्च कम किया जा रहा है उस देश का। तो उसी तरह से वही जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपसे आग्रह की है कि गावी के अंदर जो कोवैक्स फैसिलिटी के तहत कोविड वैक्सीन जो मिल रहा है इंडिया को फ्री में, है ना, तो उसको जो है ना रिसीव करने के लिए हम जैसा कि जानते हैं कि कोविशील्ड जो है गावी प्रोग्राम के तहत में, कोवैक्स के प्रोग्राम के तहत क्या होता है कि कोविशील्ड भी मतलब कि सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना, गावी को। लेकिन उसी वही हम देर सप्लाई भी कर रहे हैं और वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या कहा है कि उसको आप रिसीव भी कर लीजिए, इसलिए कि वो आगे चल के कि नहीं तो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वो जो 20 करोड़ जो के लगभग में 10 करोड़ के लगभग में जो डोज है, वो 10 करोड़ के लगभग में डोज है जो गावी के तहत हम लोगों को फ्री मिल रहा है इंडिया को, तो उसको रिसीव करने के लिए बोली है। अगर नहीं रिसीव करेंगे तो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। और इस समय में वेस्ट होना का मतलब क्या है कि वो तो फालतू ही हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि रिसीव कर ही लें। अगर वेस्ट होने की बात है तो रिसीव करना तो बनता है। और 14 करोड़ डोज इसके पहले भी हम लोग ले चुके हैं गावी के तहत में, ठीक है ना। तो 40 करोड़ और उसके बाद 10 करोड़ भी, तो 10 करोड़ अभी लिए नहीं है लेकिन बातचीत चल रहा है। तो आपका इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका गावी प्रोग्राम है, ठीक है ना, कोवैक्स प्रोग्राम गावी के द्वारा किया गया है। इसमें कौन कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है वो देख लेना है आपको, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूशन है आपका यूनिसेफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ गया कि कोवैक्स के तहत में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल है, तो आपको 3-4 दे दिया जाएगा, एक चुनना रहेगा, तो ठीक है, तो इसको देख लेना है आपको। बाकी जो है ओला इलेक्ट्रिसिटी क्या किया है, रिकॉल की है अपना 1441 EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है ना, स्कूटर जो है जो पिछले महीने में जो आपका पुणे में जो इंसिडेंट हुआ, मतलब कि बैटरी ब्लास्ट का, EV ब्लास्ट का, तो उसी के तहत में। इसके पहले हम देख चुके हैं प्योर EV और ओकिनावा, ये दोनों कंपनी भी अपना स्कूटर मंगवाई थी। इसके बाद आपका नाम जुड़ गया ओला इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अभी परसों तरसों में एक और मतलब कि इंसिडेंट हुआ है आपका तमिलनाडु में, शायद तमिलनाडु या फिर आपका तेलंगाना में। तो यहाँ हुआ इंसिडेंट, एक परिवार सो रहा था और वो मतलब कि ब्लास्ट हो गया, उसमें एक की मौत हो गई है और 2-3 घायल हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब अभी जांच किया जा रहा है कि क्या वो बैटरी फटने से हुआ है या और कोई कारण था, मतलब कि उसको लगा दिए थे आपका चार्जिंग में, सुबह 3 बजे 4 बजे के आसपास में ब्लास्ट कर गया। तो इसके मतलब कि यही जो है आपका क्वालिटी कंट्रोल जो है ना, क्वालिटी कंट्रोल ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वालिटी कंट्रोल में जैसे कि ASI मानक है, ASI मानक है 156 का, तो वो मतलब कंपाइल करता है कंपनी सब, ठीक है ना। और साथ साथ यूरोपियन स्टैंडर्ड जो है ECE 136, इसका भी मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल इसके तहत भी किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर हो रहा है तो कहीं विश्वास कम ना हो जाए, इसकी वजह से ये स्कूटर को फिर से, स्कूटी को जो EV का स्कूटर है इसको रिकॉल करके फिर से जांच करने का आदेश दिया गया है, ठीक है ना। और पिछले दिनों 2-3 दिन पहले हम लोग देखे थे, गडकरी साहब भी जो थे आपका हाईवे मिनिस्ट्री के जो हैं मंत्री, वो भी मतलब कि सभी कंपनी को आपका ये किए थे, ऑरल ही मतलब कि
मौखिक ही उन्होंने कहा था कि सभी कंपनी आपका जहां अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो मंगवा लीजिए, वरना नहीं तो जांच होगी, फिर कड़ा नियम अपनाया जाएगा। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि 1-2 दिन में ही असर पड़ने लग गया। बाकी नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। इंडिया सस्पेंड टूरिस्ट वीज़ा फॉर चाइनीज़, ठीक है ना। टूरिस्ट वीज़ा क्या कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा सस्पेंड कर दिया गया है। चाइनीज़ लोगों का टूरिस्ट वीज़ा सस्पेंड कर दिया गया है। किसके द्वारा, IATA द्वारा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा। किसके द्वारा, ITA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा क्या किया गया है, आपका चाइनीज़ लोगों के टूरिस्ट वीज़ा को बैन कर दिया गया है। और जैसा कि पता है कि आपका 22,000 के लगभग में स्टूडेंट है हमारे इंडिया के, जो कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, और उनका जो है वीज़ा, जो आपका एजुकेशन वीज़ा ये नहीं किया गया, मतलब कि एक्सटेंड डेट वहाँ पे मतलब कि इशू नहीं किया गया। इस वजह से हम इधर से भी कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। और ITA क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या है, जिम्मेवार एक बॉडी है, संस्था है, जो कि 290 मेंबर है जिसमें, और ये क्या करते हैं, 80% ग्लोबल एयर ट्रैफिक को मतलब कि कंप्राइज करते हैं, तो उसको देखते हैं, कंप्राइज करते हैं, ठीक है। तो एक और खबर है, एमुनल मैक्रोन क्या हुए, फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति बन गए। ऐसा मतलब बनने वाले, ये 20 साल के बाद ये दूसरी बार इंसिडेंट है जो कि एक ही राष्ट्रपति क्या हो रहा है, दूसरी बार भी सिलेक्ट हो रहा है, मतलब 2 टर्म के लिए, है ना, 2 टर्म के लिए लगातार सिलेक्ट होना। तो ये 20 साल में पहला मतलब कि इंसिडेंट है। तो उनको क्या है, 57 to 58% वोट शेयरिंग मिला है। इनके जो विपक्ष थी ली पेंस, उनको 41 to 43% मिला है, ठीक है। बाकी जुलाई में फिर एक और ये होगा, असेंबली, वहाँ पे आपका संसद का एक तरह से इलेक्शन बोल लीजिए, उसका भी होना बाकी है, फिर भी देखते हैं क्या है। तो ये खबर है, मैक्रोन दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट खबर है। इसमें तमिलनाडु क्या किया है, तमिलनाडु की सरकार क्या के द्वारा क्या किया गया है, आपका MK स्टालिन जो है, MK स्टालिन द्वारा गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी गई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा, और इनको सपोर्ट मिला है आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड का, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ और झारखंड का सपोर्ट मिला है। तमिलनाडु का यहाँ मांग है कि प्राइवेटाइज अगर कर रहे हैं किसी एयरपोर्ट को, प्राइवेटाइज अगर कर रहे हैं किसी एयरपोर्ट को, तो उसमें शेयर भी क्या देना चाहिए, उसमें शेयर आपका इसका भी, राज्य का भी, स्टेट का भी बनता है, ठीक है ना। सिर्फ सेंटर खुद पैसा सभी नहीं रख सकती है, ऐसा उनका दलील दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि प्राइवेट अगर एयरपोर्ट मतलब करती है, तो पहले एयरपोर्ट बनवाने में जब गवर्नमेंट का एयरपोर्ट बनता है तो उसमें आपका ज़मीन जाता है, जो ज़मीन जाता है किसका, स्टेट का भी जाता है ना, स्टेट का भी जाता है। तो इसलिए वही कहा गया है कि एक तरह से राज्य क्या हुए, पार्टनर्स हुए, और पार्टनर जब आप डील करते हैं किसी मतलब कि अगर उसको बेचने का और प्राइवेट को बेचने का, तो मतलब कि इससे जो है पार्टनर्स को भी पैसा देना बनता है। ये मतलब कि एक देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का के लिए जो एक स्टेट्स द्वारा एक मांग और रखी गई है, ठीक है ना, कि प्राइवेटाइज करते हैं तो आपको शेयर स्टेट्स में भी बांटना पड़ेगा, ऐसा उनका मांग है, ठीक है ना। तो ये वही खबर यही है और कुछ नहीं है। और सेंटर का व्यू क्या है कि व्हेनेवर ए न्यू एयरपोर्ट इज बिल्ड इन एग्जिस्टिंग वन अपग्रेड अप द स्टेट डाइवर्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेंटर का कहना है कि अगर हम एक एयरपोर्ट को बेच दिए, फिर उसके बाद नया एयरपोर्ट जो हम बना रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उस पैसे से हम क्या कर रहे हैं, कुछ और दूसरा काम कर रहे हैं, तो वो भी स्टेट के लिए काम हो गया। तो ये एग्जिस्टिंग जो मतलब कि एयरपोर्ट को जो बिल्ड कर रहे हैं उसमें जो खर्च हुआ वहाँ का मतलब कि उसके इकोनॉमी को ही बेनिफिट होगा, है ना, इसके स्टेट के ही इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, तो इससे आपका भरपाई हो गया, ठीक है ना, ऐसा सेंटर का कहना है। तो स्टेट्स के द्वारा ये मांग रखी गई है कि स्टेट्स को भी शेयर मिलना चाहिए आपका, अगर प्राइवेटाइज करते हैं किसी एयरपोर्ट को तो, ठीक है। इसलिए कि लैंड क्या होता है, लैंड किसके द्वारा दिया जाता है, आपका स्टेट्स द्वारा, राज्य के द्वारा। बाकी नेक्स्ट खबर है कि गवर्नमेंट जो प्रोक्यूर कर रहा है, आपका गेहूं का जो खरीदारी किया जा रहा है पंजाब में, वो 15 साल में सबसे कम मतलब कि हुआ है खरीदारी। क्यों हो रहा है ये तो आप अच्छे तरह से जान रहे हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर के कारण क्या हुआ है, मांग मतलब कि दुनिया में मांग बढ़ गई है, दुनिया भर से मांग मतलब कि भारत
भारत से आने की और ये दुनिया मतलब कि इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा गेहूँ। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल होंगे। तो वो क्या कर दिए, अभी जहाँ तक गवर्नमेंट करती थी खरीदारी, है ना, गवर्नमेंट करती थी जहाँ तक खरीदारी एमएसपी दे करके, किससे, फार्मर से, है ना, फार्मर से। तो वो क्या हो गई, अब जो है फार्मर्स को एमएसपी से ज़्यादा प्राइस दिया जा रहा है किस, प्राइवेट कंपनी द्वारा। तो वो इसको डायरेक्ट सेल कर रही है, किसको कर रही है, सेल कर दे रही है इसको, है ना। तो यहाँ पे फार्मर्स को ज़्यादा इनकम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अच्छी ही बात है, कोई वैसा नहीं है कि ये ख़राब बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है प्रोक्योर जो कर रही है। तो 15 साल का लो पे गया है, 15 साल में सबसे कम बिका है। इसके पहले 2007 में मतलब कि इस तरह से कम बिका था, ख़रीदारी की गई थी। और इसमें जो है आपका दे सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना ख़रीदारी करती थी आपका रबी फसल में, अभी तक खरीदारी कर चुकी है 83.49 लाख टन, ठीक है ना। और रिकॉर्ड रहा है इसके पहले लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर 2021 में कितना खरीदारी की थी, 132 पॉइंट मतलब कि 132.14, है ना, लाख टन की खरीदारी की थी। तो टारगेट पे अभी नहीं पहुंची है, लेकिन ठीक ही है, अगर प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल हो रहे हैं तो फार्मर्स को ज़्यादा इनकम मिलेगा, है ना। तो ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट खबर। श्रीलंका के साथ जो मतलब कि वर्ल्ड बैंक और आपका आईएमएफ का बैठक हुआ था, तो उसमें कुछ मतलब कि फलदायक बातचीत निकल करके सामने आई है, ठीक है। तो देखते हैं अभी कितना इशू करेगी। वर्ल्ड बैंक इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज इंक्लूड्स 10 मिलियन टू बी मेड इमीडिएटली अवेलेबल फॉर द परचेज ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, मतलब कि $10 मिलियन का वर्ल्ड बैंक द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज दिया जा रहा है कि मेडिसिन्स वगैरह और इम्पोर्टेंट मतलब कि कुछ ख़रीदारी करने के लिए आपको श्रीलंका को दिया जा रहा है। बाकी अभी डील में मतलब कि मेन जो $4 बिलियन का जो मांग रखा गया है श्रीलंका द्वारा, तो वो अभी बाकी ही है। अब देखिए नेक्स्ट खबर क्या है, नेक्स्ट खबर है भारत नेट का जो प्राइवेट मतलब पब्लिक और पार्टनरशिप था ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भारत नेट का, ये मतलब कि शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 2020 में अनाउंसमेंट किया गया था हमारे पीएम के द्वारा, ठीक है ना। तो पीपीपी मॉडल में शुरू किया जाएगा भारत नेट। इसके पहले परियोजना चला रही थी आपका बीएसएनएल और रेलटेल और एक कंपनी मिल करके, है ना। तो वो अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम क्या है, इसका पहले एक बिड निकाले थे कि पीपीपी मॉडल पे मतलब कि कोई अगर करना चाहता है भारत नेट परियोजना को, तो उसके लिए बिड निकाला गया था कि अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन पहला राउंड में क्या हुआ कि कोई रिस्पांस नहीं मिला किसी कंपनी की तरफ से, मतलब ये कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इसके वजह से जो दूसरा जो मतलब कि ये करने का बात हो रहा है कि दूसरा राउंड निकालना है या नहीं निकालना है बिड का, तो उसमें रेवेन्यू रिस्क का मतलब कि सोचा जा रहा है कि कहीं अगर निकाले फिर तो ऑपरेशनल वर्क करने में अगर फिर से प्रपोजल किसी के द्वारा नहीं आ गया तो बेफालतू में खर्च हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो इसी पे बात चल रहा है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा क्या किया जा रहा है, मतलब कि बिड निकालने के लिए सोचा जा रहा है बस, और उसमें कहा जा रहा है कि रेवेन्यू रिस्क है, ठीक है ना। पैसा खर्च होने के लिए मतलब कि जो रेवेन्यू में कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये परियोजना है क्या, परियोजना है कि मतलब कि लगभग में टोटल जो है आपका फरवरी 2022 तक क्या हुआ है कि 1.72 लाख, है ना, 1.72 लाख पंचायतों में क्या किया गया है, आपका ग्राम पंचायत जो 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत का टारगेट है उसमें से 1.2 लाख का मतलब कि फाइबर बिछाने का काम पूरा हो चुका है, बाकी अभी बचा हुआ है। और इसी को क्या करना था, पीपीपी मॉडल के थ्रू कंप्लीट करना था। और हर एक साल लगभग में 20,000 ग्राम पंचायत को फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाता है। और ये क्या है, गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि आपका ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत नेट, है ना, रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत नेट, ठीक है ना। ये ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के पहुंच के लिए मतलब कि भारत नेट परियोजना है, ठीक है ना, जिसको कि 10 साल मतलब कि लेट चल रहा है ये काम, ठीक है ना। ये काम 10 साल से भी अधिक लेट हो गया है इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में,
बाकी इसका देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें टोटल दिया गया है कि ओवर 5.6 लाख किलोमीटर का क्या करना है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना है पूरा कंट्री भर में। और अभी तक टोटल 1,72,361 ग्राम पंचायत कवर हो चुका है ना, इस फाइबर केबल के थ्रू। और इसमें अभी तक कितना खर्च हुआ है सरकार का, 27,000 करोड़ रुपये के लगभग में 27,500 का खर्च हो चुका है भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत। और इसमें और क्या है, डार्क फाइबर हो गया, कनेक्शन हो गया, ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसका फैसिलिटी से इसका भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि जो डिलीवरी मिले फैसिलिटेट किया जाए, मतलब कि उसका ग्राम पंचायतों में भी सेवा दी जाए, किसकी, ई हेल्थ की, ई एजुकेशन की, ई बैंकिंग की, इंटरनेट की, अदर सर्विस टू रूरल इंडिया, ई गवर्नेंस, ये सब सरकार का लक्ष्य है कि ये सब जो है मतलब कि पहुंच सके ग्रामीण क्षेत्र तक, है ना। तो यही ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य यही है भारत नेट परियोजना का। बाकी 6 लाख टोटल किया गया है कि 6 लाख मतलब कि जो पंचायत है सभी में मतलब पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, भारत का जो इंपोर्ट बिल है ना ऑयल का, वो पहुंच गया है 119 बिलियन डॉलर का, 119 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल ईयर 2022 में। मतलब कि ये जो प्राइस राइज हुआ है इसके वजह से और सब कारणों की वजह से अभी तक जो है कितना इंपोर्ट बिल मतलब कितना हो गया है ऑयल मंगवाने का, 119 बिलियन डॉलर खर्च कर चुके हैं सिर्फ ऑयल मंगवाने पे। बाकी देखते हैं कि मतलब कि ये जो है 119 जो है ना, तो इसमें जो है हम लोग कितना मंगवाए अकॉर्डिंग टू PPAC। PPAC क्या है, आपका ऑयल मिनिस्ट्री का पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल है ना, पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल। और भारत क्या है, वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग और इंपोर्टिंग नेशन है ना। थर्ड जो है कंज्यूम करता है, मतलब कि उपभोग करता है तेल का वर्ल्ड में सबसे, इंडिया जो है थर्ड नंबर पे है उपभोग करने में, और इंपोर्ट करने में भी थर्ड नंबर पे है। ठीक है, और 119 बिलियन डॉलर का मंगवाया गया है। और पिछले वर्ष कितना मंगवाया गया था, मात्र 62 बिलियन डॉलर का, वो तो लॉकडाउन की वजह से मंगाया गया था। और फिर दूसरा बात क्या है कि मार्च का ये डाटा दिया हुआ है, मार्च का काम नहीं है, साल भर का काम का है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू PPCA इंडिया इंपोर्टेड 212 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल इन 2021-22 अप फ्रॉम 196 मिलियन टन इन द प्रीवियस ईयर। पिछले वर्ष कितना मंगवाए थे, 196 मिलियन टन का मंगवाए थे हम लोग क्रूड ऑयल। इस साल कितना आया, 212 देख रहे हैं यहाँ, 196 और 212 का अंतर है। और लगभग में आपका 16 मिलियन टन का अंतर है दिख रहा है प्रीवियस ईयर से। और प्रीवियस ईयर से प्राइस में देखिए, प्राइस में बहुत डिफरेंस है, प्राइस में डिफरेंस है। कहाँ 62 बिलियन खर्च किए थे 196 मिलियन टन मंगवाने के लिए, इस साल 212 मतलब मात्र 16 टन के आसपास ज़्यादा मंगवाने में टोटल मिला करके 119 बिलियन का खर्च हो चुका है। तो प्राइस राइज यहाँ दिख रहा है आपको। और लोअर देन प्री पेंडिक इम्पोर्ट्स, मतलब कि जब प्री पेंडेमिक लेवल था कोरोना वायरस से पहले, कितना मंगवाए थे हम लोग, 227 मिलियन टन का, 227 मतलब 212 है अभी भी प्री पेंडेमिक लेवल से नीचे ही है। मतलब जितना खर्च करते थे ऑयल आपका इसमें उपभोग करते थे, उसमें से जो इंपोर्ट करवाते थे क्रूड ऑयल का, वो 227 करवाते थे कोरोना वायरस से पहले, लॉकडाउन से पहले। बाकी अभी जो है कहाँ तक पहुँचे हैं, 212 प्री पेंडेमिक लेवल से ऊपर भी चला जाएगा ये आगे, मतलब कि ईज होने के बाद। और फिर उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते तो हैं लेकिन उसका 80% क्या करते हैं, 80% हम लोग डिपेंडेंट हैं किसका, इंपोर्ट किए हुए ऑयल पे। मात्र 15% के आसपास घर में उत्पादन होता है क्रूड ऑयल का। और उसके बाद हम लोग सरप्लस किस चीज़ में है, जो क्रूड ऑयल मंगवाने के बाद क्या करता है इंडिया जो है, रिफाइन होता है यहाँ, ठीक है ना। रिफाइनरी से मतलब कि उससे क्या बनाया जाता है, पेट्रोल डीजल, है ना, पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। तो पेट्रोल डीजल जो बनाया जाता है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक तो पहले कंज्यूम कर लिए, है ना, एक तो कंज्यूम कर लिए, जो घर में जितना ज़रूरत है उतना कर लिए, फिर बाकी बाद एक्सपोर्ट भी करते हैं।
तो उससे भी हम लोगों का मतलब कि थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि आपको दिखाते हैं कि इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन 2021 टू 22 फिजिकल वाज 40 मिलियन टन, है ना। इंपोर्ट किए थे 40 मिलियन टन का, कितना का मतलब कि आपका 24 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किए थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। और नेशन कंज्यूम यहाँ पे टोटल कंज्यूम कितना करता है, मतलब कि 202 मिलियन टन पेट्रोलियम का कंज्यूम किया था 2021-22 में। तो ये क्रूड ऑयल का कंजम्पशन हुआ, ये क्रूड ऑयल का और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो इसमें जो है जो सरप्लस हम लोग बेचते हैं 61 मिलियन टन का पेट्रोल प्रोडक्ट क्या किए थे हम लोग, एक्सपोर्ट किए थे। 61 मिलियन टन का हम लोग एक्सपोर्ट किए थे इसमें से टोटल में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाटा है, अच्छा डाटा है, इसको अगर होगा तो लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये आपके काम में आएगा। बाकी आज का खबर बस इतना ही है, इम्पोर्टेंट वाला सब खबर हो चुका है, एक ही वीडियो में बन गया हमको लगता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये आपका एक्सप्लेनर है, इसको देख लीजिएगा आप अच्छे से। ओगलाथेलिसिस जजमेंट जो कल हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में यहाँ से यहाँ डिटेल दिया हुआ है, ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे चला था ओगलाथेलिसी केस, और बॉम्बे ब्रिहन मोबाइल बीएमसी जो महाराष्ट्र का है उसके बीच में चला था, ठीक है, 1985 का केस। चलिए ठीक है, आज का करंट अफेयर्स इतना ही और समाप्त करते हैं इस क्लास को। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।